हाँ जी, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। कैसे हो बच्चों? आशा है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति अभ्यस्त होंगे। बच्चों, जैसा कि आज आपने थंबनेल पर देखा है, आज हमारा जो प्रकरण होने वाला है, वो हिंदी भाषा का सबसे बेहद महत्वपूर्ण और आधारभूत प्रकरण होने वाला है। आप यूँ कहें कि सर हिंदी भाषा में अगर सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक कौन-सा है जिससे हम व्याकरण को सुदृढ़ और मजबूत कर सकें, तो बच्चों वो प्रकरण आता है आपका संधि, जो आज आपका स्टार्ट होने वाला है। संधि प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है जिसके माध्यम से आप ये सीखोगे कि हम दैनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग शुद्ध प्रकार से करते हैं या अशुद्ध उच्चारण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चों ये संधि प्रकरण न केवल एक प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाला टॉपिक है, बल्कि आप ये कह सकते हो कि ये हमारे दैनिक जीवन का एक आधारभूत प्रकरण है, जिसके माध्यम से हम दैनिक जीवन में बोलचाल भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों में बखूबी या आप कहो कि एक सुदृढ़ता लाने के लिए आपको संधि प्रकरण की अनिवार्यता रहती है। हम इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं आशा और उम्मीद लगाता हूं कि आपने वर्ण विचार को अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि बच्चों वर्ण विचार को जितने अच्छे से आपने पढ़ा है, उतना ही वो आपको इसमें मदद देगा, कारगर सिद्ध होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का ये प्रकरण स्टार्ट करने वाला हूं, संधि। सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंतर्गत इसका व्युत्पत्ति पक्ष देखेंगे कि सर ये संधि जो शब्द है कहाँ से आया, क्या इसकी उपयोगिता है, किस प्रकार इसका प्रयोग करना है, कौन से शब्दों में संधि हो सकती है और कौन से शब्दों में संधि नहीं होती है। इन सब के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। बच्चों ध्यान देना, संधि के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से नियम है जिनको आपके मस्तिष्क में रखना है, उन सारी बातों पर हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो आइए करते हैं टॉपिक का शुभारंभ। बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आपके पास आज का प्रकरण है जिसे हम बोल रहे हैं संधि। क्या है आपका प्रकरण? संधि। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो संधि शब्द है बच्चों, इस संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। व्युत्पत्ति का मतलब होता है कि इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। व्युत्पत्ति का मतलब क्या है कि इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। प्रश्न आपके यहां से आने की भी प्रबल संभावना रहती है। एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। बच्चों देखो, संधि जो शब्द है, ध्यान देना, इसमें सम उपसर्ग होता है। संधि शब्द में सम उपसर्ग होता है। संधि जो शब्द है इसमें बच्चों धा धातु होती है, और संधि जो शब्द है इसमें ई प्रत्यय होता है। अर्थात मैं आपसे ये कह सकता हूं कि सर इसमें सम तो आपका हो जाता है उपसर्ग। सम बराबर क्या हो गया? उपसर्ग। बच्चों इसमें ये जो धा आती है, ये धा हो जाती है धातु। धा का मतलब हो गया धातु। और बच्चों इसमें जो ये ई आता है, ई का मतलब हो जाता है प्रत्यय। अर्थात आप ये कहें कि सर संधि शब्द में सम तो उपसर्ग है, संधि में धा धातु है, और संधि में ई प्रत्यय होता है। ध्यान देना बच्चों, जब भी हम किसी शब्द या धातु में प्रत्यय जोड़ते हैं, तो प्रत्यय जोड़ने का हमारा नियम आता है कि सर उस धातु का अंतिम जो स्वर है या उस शब्द का अंतिम जो वर्ण है, उस अंतिम वर्ण का लोप कर दिया जाता है। आप कहोगे सर लोप क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों लोप इसलिए करते हैं ताकि उसमें संधि के नियम नहीं लगे। प्रत्यय जोड़ते समय संधि के नियम लागू नहीं होते हैं। हमने देखा कि धा में जो अंतिम स्वर है वो आ है, तो हम इसका लोप कर देते हैं। और बच्चों जब मैंने इसका लोप किया तो हमारे पास ये सम बच गया, इधर ये हमारे पास धय बच जाता है, और इधर हमारे पास प्रत्यय का ये ई बच जाता है। बच्चों इससे क्या बनता है? तो यहां तो आपके पास सम बनता है, और यहां आपके पास धी बन जाता है। क्या बन जाता है? धी बन जाता है। आप जानते हो ये पहला शब्द है, और ये आपका कौन सा शब्द है? दूसरा शब्द है। बच्चों ध्यान देना, संधि में दो शब्द होते हैं, एक पहला शब्द और एक आपका दूसरा शब्द। हम क्या करते हैं कि संधि कार्य करते समय पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखते हैं और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखते हैं। ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण है। आपसे कोई पूछे कि भाई पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, तो आप कहोगे सर पहले शब्द का अंतिम वर्ण मैं है।
आपसे कोई पूछे कि भैया दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, तो बच्चों ध्यान देना, दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो ध है, न कि ई नहीं बोलना है, क्योंकि इस धी का जो निर्माण है वो हमने देखा कैसे हुआ, ध प्लस ई। तो पहला कौन सा हो गया, ध। और ये ध जो है बच्चों ये तय वर्ग का सदस्य होता है, और तय वर्ग का ये कौन से नंबर का होता है, चौथे नंबर का होता है। तो बच्चों ध्यान देना, हमारे पास एक नियम आता है व्यंजन संधि का, और नियम ये आता है कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण मैं है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण मैं है, और इस मैं के बाद किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण आ जाता है, तो ध्यान देना बच्चों, इस मैं के स्थान पर जो परिवर्तन है वो इस प्रकार से होता है कि हम इस मैं का अनुस्वार बना सकते हैं, मैं का हम अनुस्वार बना सकते हैं, या हमारे पास विकल्प है कि यहाँ जो वर्ण आया है वो जिस भी वर्ग का है उसी वर्ग का हम कौन सा बना देंगे, पंचम वर्ण बना देते हैं, उसी वर्ग का कौन सा बना देते हैं, पंचम वर्ण। तो आपको पता लग गया होगा कि सर मैं के बाद तय वर्ग का चौथा आया है, इसका मतलब मैं के स्थान पर या तो अनुस्वार बना दो या तय वर्ग का पांचवा वर्ण बना दो, और आप कहोगे सर तय वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, तो तय वर्ग का पांचवा वर्ण बच्चों नय होता है। अर्थात इस मैं के स्थान पर मैं अनुस्वार भी लिख सकता हूं, और इस मैं के स्थान पर मैं पंचम वर्ण का प्रयोग भी कर सकता हूं। आपने देखा कि सर ये जो संधि है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस संधि को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अर्थात पंचम वर्ण बनाया तो नय आ गया, और अनुस्वार लिखा तो आपने इसको इस रूप में लिख दिया। दोनों ही रूप क्या होते हैं बच्चों, इसके सही होते हैं। तो अब तक के क्या प्रश्न बने, अब तक के प्रश्न बने कि सर संधि शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है, तो आपने कहा कि सम उपसर्ग होता है। धातु क्या है, तो धा धातु है। और प्रत्यय क्या है, तो आपने कहा कि सर इसमें जो प्रत्यय है वो प्रत्यय क्या होता है, इसमें ई प्रत्यय होता है। और इसके योग से क्या बन गया बच्चों, तो इसके योग से आपका संधि शब्द बन जाता है। आगे आपसे बात करता है वो कि सर ये जो संधि है, इस संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बच्चों शाब्दिक अर्थ से तात्पर्य होता है कि इस शब्द का अर्थ क्या है, हम इस शब्द का अर्थ क्या ग्रहण करें। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना, या संधि का शाब्दिक अर्थ लिया जाता है जुड़ना। बच्चों संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। मिलना या जुड़ना से मतलब है कि इसमें वर्ण मिलते हैं, क्या मिलते हैं भाई, वर्ण मिलते हैं। आपसे पूछे कि सर संधि का विलोम शब्द क्या है, संधि का विलोम शब्द क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है, तो आपको जवाब देना है कि सर संधि का जो विलोम शब्द है वो आपका विग्रह होता है। संधि का विलोम शब्द क्या होता है, तो बच्चों वो आपका विग्रह होता है। विग्रह का मतलब अलग करना, और संधि का मतलब मिलान या जोड़ना। आपसे बच्चों इसकी परिभाषा पूछता है वो, परिभाषा देखो ध्यान से पढ़ना एक एक लाइन को। परिभाषा की जब वो बात करता है तो आपको बोलना है कि सर दो वर्णों के दो वर्णों के परस्पर परस्पर मेल होने पर, दो वर्णों के परस्पर मेल होने पर जो ध्वनि विकार ध्वनि विकार परिवर्तन परिवर्तन या आदेश उत्पन्न होता है, आदेश उत्पन्न होता है, तो उसे आदेश उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहा जाता है, संधि कहा जाता है। यानी कि दो वर्णों के मेल को हम संधि नहीं कह सकते। बच्चों संधि के लिए आपको जरूरी है कि जब दो वर्ण परस्पर मिल रहे हैं तो उनके मिलने से या तो क्या हो,
कोई ध्वनि विकार, या क्या हो कोई परिवर्तन, और या क्या हो कोई आदेश उत्पन्न हो, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि सर हमारे पास ये ए आ गया, और ए के बाद हमारे पास एक दूसरा वर्ण क्या आया है, ई। आप कहोगे सर एक वर्ण तो क्या है, ए, और एक वर्ण क्या है, ई। बच्चों जब मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो एक नया वर्ण बन जाता है जिसका नाम क्या होता है, ए। ये ए जो है ना, ये परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन हुआ है। और बच्चों इस परिवर्तन का नाम ही क्या होता है, संधि। इस परिवर्तन का नाम ही क्या है आपका, संधि है। दोबारा सुन लो कि दो वर्णों के परस्पर मेल होने से या तो क्या होना चाहिए, कोई ध्वनि विकार, या क्या हो कोई परिवर्तन, और या क्या हो कोई आदेश उत्पन्न हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, संधि कहते हैं। जैसे यहाँ ए दिखाई दे रहा है, यहाँ ई, लेकिन यहाँ ए दिख रहा है। यहाँ ए बोला जा रहा है, यहाँ ई, लेकिन यहाँ ए बोला जा रहा है। तो इस परिवर्तन का नाम ही क्या होता है, संधि। अगर परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब वहां पर संधि भी नहीं है। परिवर्तन नहीं तो संधि नहीं, परिवर्तन तो संधि, यानी कि परिवर्तन का नाम ही क्या होता है, संधि होता है। चलिएगा आगे ध्यान देना, आपको संधि से संबंधित दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और दो तीन बातें क्या है बच्चों, देखो सुनो। आपको ध्यान देना है कि सर संधि में दो पद होते हैं, जिसमें एक पहला पद, यानी कि दो शब्द होते हैं, पद नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पर शब्द बोलेंगे। संधि में दो शब्द होते हैं, जिसमें एक पहला शब्द होता है और एक आपका दूसरा शब्द होता है। बच्चों संधि करते समय पहले शब्द का अंतिम वर्ण काम में लिया जाता है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण काम में लिया जाता है। यानी कि पहले शब्द का हम कौन सा वर्ण लेते हैं, अंतिम, और दूसरे का कौन सा लेते हैं, प्रथम। आगे ध्यान देना कि ये जो दोनों शब्द हैं, पहला शब्द और दूसरा शब्द, बच्चों ये दोनों जो शब्द हैं ये सार्थक होने चाहिए, अर्थात इनका कोई अर्थ निकलना चाहिए। अर्थात पहला शब्द और दूसरा शब्द दोनों के दोनों जो शब्द है ये क्या होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि जो विखंडित शब्द हैं, यानी कि टुकड़ों में जो बटे हुए हैं पहले शब्द और दूसरे शब्द के रूप में, और संधि युक्त जो शब्द है जिसको आप यहां बनाओगे संधि युक्त शब्द, उन दोनों का समान अर्थ निकलना चाहिए। तो दो तीन बातें हम लिख लेते हैं संधि करने से पहले, कि आपको ध्यान देना है कि सर संधि में दो शब्द होते हैं, दो शब्द होते हैं। संधि में कितने शब्द होते हैं, तो आपने कहा सर संधि में दो शब्द होते हैं। एक तो क्या होता है, पहला शब्द, और बच्चों एक क्या होता है, तो एक होता है आपका दूसरा शब्द। पहला शब्द और दूसरा शब्द। आगे ध्यान देना, संधि कार्य करते समय, संधि कार्य करते समय, संधि कार्य करते समय पहले शब्द का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण काम में लेते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण काम में लेते हैं। यानी कि बच्चों संधि जो है वो आपकी वर्ण आधारित प्रक्रिया होती है, जिसमें पहले शब्द का तो अंतिम वर्ण काम में लेते हैं और दूसरे शब्द का हम प्रथम वर्ण काम में लेते हैं। आगे देखिएगा बच्चों, ध्यान देना कि ये जो संधि है, यानी कि आप लिखोगे संधि कार्य करते समय, संधि कार्य करते समय दोनों शब्द, दोनों शब्द, दोनों शब्द से मतलब हो गया पहला शब्द प्लस दूसरा शब्द, पहला शब्द प्लस दूसरा शब्द, यानी कि दोनों शब्द
सार्थक होने चाहिए। संधि कार्य करते समय दोनों जो शब्द है यानी कि पहला शब्द और दूसरा शब्द क्या होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। और बच्चों सार्थक से तात्पर्य है कि उनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। उनका क्या निकलना चाहिए, कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। चलिए आगे देखो, मैंने कहा आपसे कि संधि में हमारे पास दो शब्द है। एक तो हमने बोला पहला शब्द और एक हमने बोला दूसरा शब्द। दूसरा शब्द मैं बात कर रहा हूं पहले शब्द की। तो जब भी हम संधि कार्य करते हैं तो पहले शब्द का हम देखते हैं अंतिम वर्ण। क्या देखते हैं, अंतिम वर्ण। और ये जो दूसरा शब्द है इस दूसरे शब्द का देखते हैं हम प्रथम वर्ण। कौन सा देखते हैं, प्रथम वर्ण। यानी कि संधि जो है वो आपकी दो शब्दों के दो वर्णों में होती है, जिसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण काम में लेते हैं। बच्चों ध्यान देना, जैसे आपके पास पहले शब्द के रूप में उसने एक शब्द लिख दिया राका, हम ये देखेंगे कि ये सार्थक है या नहीं है। अगर इसका कोई अर्थ है तो सार्थक है। हमें पता है कि राका का मतलब क्या होता है, रात्रि। और राका का अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब ये सार्थक है। सार्थक है इसका मतलब संधि योग्य है। संधि योग्य है तो हम पहले शब्द का कौन सा वर्ण देखेंगे, अंतिम। दूसरे शब्द के रूप में बच्चों हमने ले लिया ईश, और हमने देखा कि भाई ईश का जो अर्थ है वो भी क्या होता है, स्वामी या पति। इसका मतलब ये भी सार्थक है। सबसे पहले देखो हमारे पास संधि में कितने शब्द होते हैं, दो। एक पहला शब्द और एक दूसरा शब्द। बच्चों पहले शब्द का हम कौन सा वर्ण देखते हैं, अंतिम। और दूसरे शब्द का हम कौन सा वर्ण चेक करते हैं, प्रथम। मैंने कहा कि पहले शब्द के रूप में हमारे पास राका है। राका का अर्थ निकल रहा है रात्रि, इसलिए राका हो गया आपका सार्थक शब्द। इसका अर्थ निकल रहा है स्वामी, इस प्रकार ईस्वी हो गया आपका सार्थक शब्द। बात अब यहां ये आती है कि सर संधि जब हम करते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखते हैं, और जब मैं इस राका का अंतिम वर्ण निकालूंगा तो आप कहोगे सर राका में से जो अंतिम वर्ण है ना वो आ निकल आएगा, तो कै हलंत हो जाएगा। राका में से अंतिम वर्ण आ निकल आया और कै हलंत हो गया, और ईस का प्रथम वर्ण ई निकल आया और इधर से बच गया है। बच्चों संधि तो दो वर्णों के मध्य होनी है, ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण और ये दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। अब आ के बाद जब भी ई आता है तो गुण संधि के योग से दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। आ के बाद जब भी ई आता है तो गुण संधि के योग से दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। आपने कहा सर संरचना क्या बनी, तो देखो बच्चों ये तो रा है, यह आपका कै बचा हुआ था हलंत, इन दोनों के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, ए, और पीछे क्या बच रहा है, से। इस ए की जो वर्तनी है वो कै में लग जाएगी, और कै में जब आप इसकी वर्तनी लगाओगे तो शब्द क्या बन जाता है, राकेश। और बच्चों आपको विदित होगा कि राकेश जो शब्द है ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो किसका पर्यायवाची है ये, चंद्रमा का। इसका मतलब राकेश जो शब्द है ये भी सार्थक है, राका जो शब्द था ये भी सार्थक था, ईश जो शब्द है ये भी सार्थक है। तो सार्थक है तो इनमें संधि हो गई, और संधि का नाम होता है गुण संधि, जो हम बाद में बताएंगे, आपको नियम कराएंगे उस समय। तो बच्चों ध्यान देना कि संधि में कितने शब्द हैं, दो। पहला शब्द और दूसरा, पहले का अंतिम वर्ण और दूसरे का प्रथम वर्ण। इस प्रकार से शब्द क्या बन गया आपके पास, राकेश बन जाता है। कौन सा शब्द बन गया, राकेश बन जाता है। उतारो एक बार यहां तक। चलिए आगे ध्यान देना, अगला जो नियम है इसका वो ये आता है, संधि कार्य करते समय, संधि कार्य करते समय, संधि कार्य करते समय विखंडित शब्द, विखंडित शब्द
और संधि युक्त शब्द, संधि युक्त शब्द, विखंडित शब्द और संधि युक्त शब्द दोनों का, दोनों का समान अर्थ, दोनों का समान अर्थ निकलना चाहिए। यानी कि बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके टुकड़े हैं पहले शब्द और दूसरे शब्द के रूप में, उसका प्लस जो आपका संधि युक्त शब्द बना है उसका, दोनों का कैसा अर्थ आना चाहिए? समान अर्थ आना चाहिए। मैं इसको एक प्रश्न से समझाता हूं आपको। देखो मैं आपको एक प्रश्न लिख रहा हूं, आपको जवाब देना है। और प्रश्न ये है कि मैंने आपको एक शब्द लिखा विमलेश। क्या शब्द लिखा? विमलेश। आपसे पूछा कि विमलेश का, विमलेश का सही संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा? विमलेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? और बच्चों उसने आपको ऑप्शन दिए 4। कितने विकल्प दिए आपको? 4। ये आपको 4 विकल्प दे दिए, राइट। पहला विकल्प दिया उसने विमल प्लस ईस। ये इसी नियम से हल करना है आपको, या पहले वाले नियम भी लगा सकते हो। दूसरा दिया आपको उसने विमल प्लस ईश। तीसरा दिया बच्चों आपको उसने विमला प्लस ईश। और चौथा दिया आपको उसने विमला प्लस ईश। या आपको उसने 4 विकल्प दे दिए। ध्यान देना, ये जो विमलेश शब्द है ये चारों ऑप्शनों से क्या बनेगा? विमलेश बनेगा। चारों ही विकल्पों से क्या बनने वाला है? विमलेश बनने वाला है। नियम हमारे पास ये आता है गुण संधि का कि ए या आ के बाद में ई या ई आ जाता है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ये हमारा गुण संधि का नियम है। तो इस नियम से चारों ही विकल्पों से क्या बनेगा बच्चों? तो चारों ही विकल्पों से विमलेश बनने वाला है। क्या बनने वाला है? विमलेश। लेकिन ध्यान देना, फिर भी हम इसमें से 3 विकल्प को गलत करेंगे और एक को क्या मानेंगे? सही। फिर भी हम इसमें से 3 विकल्प को गलत करने वाले हैं और एक को क्या मानने वाले हैं? सही। अब आपके मस्तिष्क में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी कि सर जब आप कह रहे हो कि चारों से ही विमलेश बनने वाला है, फिर आप जबरदस्ती काहे 3 को गलत कर रहे हो? भाई प्रश्न तो आएगा आपके मस्तिष्क में कि सर जबरदस्ती काहे 3 को गलत कर रहे हो, इन 3 ने क्या बिगाड़ा है? तो फिर आपको ये बात याद होनी चाहिए जो ऊपर आपके बोर्ड पर लिख रही है। और बात ये है कि बच्चों टुकड़े यानी कि इन दोनों का मिलाकर वही अर्थ आना चाहिए जो अकेले इसका अर्थ है। समझ रहे हो नहीं समझ? विखंडित पद प्लस संधि युक्त पद, इन दोनों का वही अर्थ होना चाहिए जो इसका अर्थ है। इसका क्या अर्थ है? तो बच्चों इसका अर्थ होता है विष्णु। कहने का मतलब ये है, अब इसमें से आप देखो कि सर चारों में से हम देखते हैं कि किसको मिलाने पर उसका अर्थ विष्णु आ रहा है, वो विकल्प सही हो जाएगा, बाकी 3 क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो आंसर देने का कष्ट करें एक बार। जी बहुत खूब, आंसर देते रहें ताकि मुझे आपका पता लगे कि आप इसमें सही क्या कर रहे हो। तो ध्यान देना, बात करते हैं बच्चों सार्थकता की दृष्टि से। तो आपको पता होगा इस तो कोई शब्द होता ही नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके स्वतः गलत हो जाते हैं। ये 2 विकल्प तो क्या हो गए आपके? स्वतः गलत हो गए। और क्यों गलत हुए? क्योंकि इस कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है? ईश होता है। अब आपके पास विकल्प कितने बच गए? अब सर हमारे पास विकल्प बच गए हैं 2। कितने विकल्प बच गए बच्चों? अब आपके पास विकल्प बच गए 2। ध्यान देना, विमल कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हमें नहीं पता वो कौन है।
और कौन उसका स्वामी है, कौन उसका पति है। हमें नहीं पता, हमें नहीं जानते कि विमल कौन है और उसका कौन स्वामी है या कौन पति है। इसका मतलब बच्चों ये विकल्प भी नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ विष्णु नहीं निकल के आ रहा। अब आपके पास एक ऑप्शन बच गया और वो बचा है आपका विमला प्लस ईश। आप कहोगे कि सर विमला जो है वो भगवान विष्णु की पत्नी का नाम था। विमला कौन थी? भगवान विष्णु की पत्नी थी। और उस पत्नी का जो स्वामी है, उस पत्नी का जो स्वामी है वो कौन है? वो विष्णु है। और विष्णु किसका पर्याय है? तो आप कहोगे सर विष्णु जो है विमलेश का पर्याय है, यानी कि विमलेश का मतलब विष्णु। और विमला का है जो ईश, इसका मतलब भी क्या होता है? विष्णु। आप ये कह सकते हो सर बहुव्रीहि समास हो गया कि विमला का है जो ईश, स्वामी, पति अर्थात वह, तो वो बच्चों कौन है आपका? तो वो भगवान विष्णु का पर्याय है। अर्थात इसका सही जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प हो जाता है। चलिएगा आगे। इसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है, सर उसे भी रख लेंगे, बता दीजिएगा। तो बात यह है बच्चों कि आपको संधि और संयोग में अंतर याद रखना है कि कब तो संधि होती है और कब आपका संयोग होता है। कब तो संधि होती है और कब आपका संयोग होता है। तो हेडिंग लगाइएगा, संधि और संयोग में अंतर। संधि और संयोग में अंतर। संधि और संयोग में अंतर। बच्चों ध्यान देना इस पर कि संधि से तात्पर्य वह होता है कि जब दो वर्ण मिले और मिलने पर आपस में कोई परिवर्तन हो जाए या कोई ध्वनि विकार हो जाए या कोई आदेश उत्पन्न हो जाए, तो उस स्थिति को संधि कहा जाता है। उस स्थिति को क्या बोलते हैं? संधि। लेकिन यदि दो वर्णों के मिलने से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई ध्वनि विकार नहीं है, कोई आदेश उत्पन्न नहीं है, केवल दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं, तो वो संधि नहीं होती, फिर क्या है? वो संयोग। इट मीन्स आपको ये याद रखना है कि दो वर्णों के मिलने से हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। अगर दो वर्ण मिल रहे हैं, दो वर्णों के मिलने से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये होता है कि बच्चों वहां पर कोई संधि भी नहीं हो रही। और संधि नहीं हो रही इसका मतलब ये है कि वहां पर केवल क्या हुआ है? तो वहां पर केवल संयोग हुआ है। बच्चों ध्यान देना कि दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन, ध्वनि विकार या आदेश उत्पन्न होगा उसे बच्चों हम संधि कहेंगे। लेकिन दो वर्णों के मिलने से कोई परिवर्तन, ध्वनि विकार या आदेश उत्पन्न नहीं होता है, तो वो संधि भी नहीं है, उसको केवल हम संयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम केवल और केवल संयोग बोलते हैं। तो क्या लिखूं मैं इसमें? सुनिएगा, लिखिएगा। दो वर्णों के, दो वर्णों के परस्पर मेल होने पर दो वर्णों के परस्पर मेल होने पर जो परिवर्तन, कौमा ध्वनि विकार, ध्वनि विकार या आदेश उत्पन्न होता है, ध्वनि विकार या आदेश उत्पन्न होता है, आदेश उत्पन्न होता है, तो उसे, तो उसे संधि कहा जाता है। संधि कहा जाता है। तो उसे संधि कहा जाता है। और यदि, और यदि दो वर्णों के, दो वर्णों के परस्पर मेल होने पर, दो वर्णों के परस्पर मेल होने पर कोई परिवर्तन या, कोई परिवर्तन या
ध्वनि विकार उत्पन्न नहीं हो तो उसे परिवर्तन या ध्वनि विकार उत्पन्न नहीं हो तो उसे संयोग कहा जाता है। संयोग कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों दो वर्ण मिलने से कोई परिवर्तन ध्वनि विकार या आदेश उत्पन्न होता है तो उस स्थिति को हम संधि कहते हैं। अगर कोई परिवर्तन ध्वनि विकार या आदेश उत्पन्न नहीं हो रहा, इसका मतलब संधि भी नहीं है, फिर उसे हम क्या बोलेंगे? संयोग। जैसे आप समझना, मैंने कहा बच्चों आपसे जैसे कि हमारे पास ये शब्द था सम और इसमें हम जोड़ रहे थे धी, और आप कह रहे थे सर इससे दो प्रकार से शब्द बन गए, एक तो संधि जिसे हम ऐसे लिखते हैं और एक ये संधि जिसे हम ऐसे लिखते हैं। आपने मुझसे पूछा सर इसमें क्या हुआ, संधि है या संयोग है? तो मैं समझाऊंगा आपको कि प्यारे बच्चों यहां मैं आया था, इस मैं में हमने परिवर्तन किया और परिवर्तन करके इसके स्थान पर अनुस्वार बन गया या न बन गया। इसका मतलब मैं तो बदल गया ना। आप ये ध्यान दो, ये जो मैं है ये तो बदल गया ना। ये किस में बदला? अनुस्वार में। या किस में बदला? न में। जब ये मैं बदल गया तो इसका मतलब संधि है। जब इस मैं में परिवर्तन हो गया इसका मतलब क्या है? संधि। तो आप कहोगे कि सर ये जो मैं बदल गया इसका मतलब तो इसमें संधि प्रक्रिया है। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही सोचा कि संधि शब्द में भी क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। खुद संधि शब्द में भी संधि है, यानी कि खुद संधि शब्द भी संधि प्रक्रिया से बना है और ये व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। संधि क्यों हुई? क्योंकि सर ये जो मैं आया था ना, ये मैं बदल गया आपका किसमें? अनुस्वार में। किसमें? न में। और जब मैं बदल गया इसका मतलब संधि। मैं में परिवर्तन हो गया इसका मतलब संधि। मैं बदल गया, मैं में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब बच्चों संधि। राइट? समझ रहे होंगे। देखो आपने कहा सर संयोग का उदाहरण बताओ कोई, तो मैंने कहा बच्चों ध्यान दो, अगर हमारे पास कोई ऐसा शब्द है हल और इसमें हमें ये अंत जोड़ने को कहा जाए, या आप इसको बाद में लिखेंगे, पहले एक समास वाला बताता हूं मैं आपको। ये उदाहरण लिखो पहले बच्चों। मैंने कहा कि जैसे हमारे पास ये शब्द है सम और इसमें आपसे आस जोड़ने को कहा, तो आपने शब्द बना दिया समास। आप मुझसे पूछो गुरुजी इसका बताओ, अब आप हम देखते हैं आपको, इसका बताइए आप इसमें संधि है या संयोग है। तो मैंने कहा बच्चों कुछ करना ही नहीं है, आप तो ये देखो कि ये जो मैं आया था इस में आपने आ मिलाया और आ मिलाया तो मां बना। मुझे तो आप इस बात का जवाब दे दो, क्या ये आ बदला किसी अन्य वर्ण में? क्या ये मैं बदला किसी अन्य वर्ण में? मैं का यहां भी मैं है और मैं का यहां भी मैं है, आ यहां भी है, आ यहां भी है, इस मैं में कुछ परिवर्तन हुआ क्या? आप कहो गुरु जी मैं तो नहीं बदला, मैं तो नहीं बदला। ये माँ में से आ हटाओगे तो पुनः मैं हो गया और मैं में आ जोड़ोगे तो पुनः माँ हो गया। सर ये तो नहीं बदला। बच्चों नहीं बदला तो फिर काहे की संधि है? इसका मतलब फिर इसमें संधि भी नहीं है। फिर इसमें संधि भी नहीं है तो फिर कौन सी प्रक्रिया है सर? तो इसमें फिर आपकी प्रक्रिया हो जाएगी संयोग। तो फिर इसमें प्रक्रिया हो जाएगी आपकी संयोग। कौन सी प्रक्रिया है ये? संयोग प्रक्रिया। समझ गए होंगे बच्चों। इसके बाद आपको समझना है, और समझना क्या है कि मैं जैसे आपको एक दूसरा उदाहरण दे देता हूं, और मैंने उदाहरण दिया आपको जैसे अच प्लस अंत, और क्लियर कर लो इसको, अच प्लस अंत। आपने कहा गुरुजी हमने पढ़ रखा है व्यंजन संधि में अच प्लस अंत से अजंत बन जाता है। क्या बन जाता है? अजंत बन जाता है। तो मैंने कहा बच्चों बताओ संधि है कि संयोग है? अब आप होशियार हो चुके हो और आप कहोगे गुरुजी ये जो च था ना, गुरुजी ये जो च आया था ना, इस च को आपने जय में बदल दिया। क्या कहा आपने? कि सर ये जो च था ना, इस च को आपने जय में बदल दिया और गुरुजी वर्ण बदला है। गुरुजी वर्ण बदला है, इसका मतलब गुरुजी यहां पर क्या है? संधि प्रक्रिया है। वर्ण बदल गया इसका मतलब क्या है? संधि प्रक्रिया है, सर परिवर्तन हो चुका है। मैंने कहा वेरी गुड। आपने कहा सर एक उदाहरण और दीजिए हमें,
तो मैंने कहा बच्चों कि जैसे मैंने आपको दे दिया, जो मैं पहले लिखने वाला था उसको यहाँ लिख रहा हूं, हल प्लस अंत। और मैंने कहा बच्चों इससे शब्द बन गया हलंत। क्या बन गया? हलंत। अब बताइएगा क्या हुआ इसमें। तो आप कहोगे सर ये जो ले आया था ना, इस ले में आपने ए जोड़ दिया और ले बना दिया। और अब मैं पूछूं आपसे, बताओ। आप कहो गुरु जी ये तो सरल सी बात है, ये लो ले का ले है, कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। और सर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो काहे की संधि? कोई संधि भी नहीं है। संधि नहीं है तो फिर क्या है इसमें? संयोग प्रक्रिया। संधि नहीं है तो क्या है इसमें? संयोग प्रक्रिया। अर्थात ये संयोग प्रक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? संयोग प्रक्रिया का उदाहरण होता है। दोबारा सुन लो कि जब दो वर्णों के मिलने से किसी वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, चाहे एक में हो या दो में हो, तो बच्चों संधि। किसी में भी परिवर्तन नहीं हो रहा, इट मीन्स संयोग। राइट, नाउ नोट डाउन करो एक बार, उतारिएगा। जी बहुत खूब, चलिएगा। हाँ बिल्कुल, कोई समस्या आए तो आप लिख दिया करो इसमें, है ना, कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। जी हो गए क्या? चलिएगा बच्चों, आगे आपको संधि के भेद पढ़ने हैं, तो हेडिंग लगाइएगा संधि के भेद। संधि के भेद। और इसमें एक लाइन लिखना, इसमें एक लाइन लिखना कि सर संधि के संधि के तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो आपने कहा सर संधि के तीन भेद होते हैं, बताइए नाम। स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा सर व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरा सर विसर्ग संधि, तीसरा विसर्ग संधि। सर ये स्वर शब्द कैसे बना? तो बच्चों ध्यान देना, स्वर शब्द बनता है सु प्लस अर से, यण संधि का उदाहरण है। सर ये व्यंजन कैसे बना? तो वी प्लस अंजन से, ये भी यण संधि का उदाहरण है। सर ये विसर्ग कैसे बना? तो वी प्लस सर्ग से। सर ये जो है व्यंजन का अपवाद है, व्यंजन का अपवाद, यानी कि व्यंजन संधि का क्या है? ये अपवाद है। ये तीन भेद होते हैं। पहला कौन सा? स्वर। दूसरा व्यंजन। तीसरा विसर्ग। मैं पहले इनका एक रूपरेखा आपके मस्तिष्क में बिठाने का प्रयास करूंगा, एक आउटलाइंस आपके मस्तिष्क में छापने की कोशिश करूंगा, फिर मैं वन बाय वन, एक के बाद एक, इन संधियों का अध्ययन कराऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक बार बोर्ड की तरफ देखकर समझना है, फिर बाद में उतारने का काम करना। हमने कहा सर संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद। आपने कहा सर ठीक है तीन भेद होते हैं, हमने मान लिया है। मैंने कहा बच्चों ये संधि के तीन भेद है आपके। संधि के कितने भेद है? तीन भेद। मैं केवल यहाँ रूपरेखा समझाने का काम कर रहा हूं। बच्चों हमारे पास संधि के कितने भेद हो गए? तीन भेद। पहला जो भेद है इसका नाम हमने रखा सर स्वर। और स्वर के बारे में अभी आपको बता चुका हूं, स्वर जो शब्द है ये बनता है सु प्लस अर से। सर इसमें यण संधि होती, यण संधि होती है। तो पहली संधि कौन सी? स्वर। सर दूसरा जो भेद है इसका नाम है व्यंजन संधि। क्या होता है? व्यंजन। सर ये व्यंजन जो संधि है ये बनता है आपका वी प्लस अंजन से। जगह का अभाव है इसलिए मैं संधि शब्द को नहीं लिख रहा, आप लिख लेना। सर इसमें भी कौन सी संधि होती है? तो इसमें भी बच्चों आपकी यण संधि होती है। सर तीसरा जो भेद है, इस तीसरे भेद का नाम होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। सर ये विसर्ग जो है वो वी प्लस सर्ग से बनता है। और बच्चों ये जो है आपका ये व्यंजन का अपवाद होता है। व्यंजन संधि का अपवाद होता है। ये किसका अपवाद है?
तो ये आपका व्यंजन संधि का अपवाद होता है। अब देखो आप इसको व्यंजन संधि का क्या है, ये अपवाद है। तो सबसे पहले हमने देखा कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो आपने जवाब दिया कि सर स्वर संधि के 3 भेद हैं। तबीयत थोड़ा खराब है भाई, है ना, तो समझते चलना। स्वर संधि के कितने भेद हैं, 3। पहला स्वर संधि है, दूसरा आपका होता है व्यंजन संधि, और बच्चों तीसरी जो संधि है ये आपकी है विसर्ग संधि। तीसरी संधि कौन सी है आपकी, तो बच्चों तीसरी संधि हो गई आपकी, तीसरी संधि हो गई आपकी विसर्ग संधि। अब ध्यान दो आप यहां से बच्चों, ध्यान देना, स्वर संधि में एक ही स्थिति बनती है, और वो एक ही स्थिति ये होती है कि आपको इसमें सदैव स्वर के बाद स्वर मिलता है, स्वर के बाद स्वर मिलता है। अब मुझे नहीं लगता आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि सर स्वर के बाद स्वर का क्या मतलब है। बच्चों इसका मतलब ये होता है कि संधि में 2 शब्द हैं, पहला शब्द और दूसरा। हम संधि करते समय पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखते हैं और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखते हैं। और स्वर के बाद स्वर से तात्पर्य है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और दूसरे का प्रथम वर्ण भी स्वर होना चाहिए। मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूं, आपको केवल उसमें इतना सा चेक करना है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है या नहीं, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर है या नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना। तो देखो मैंने कहा जैसे बच्चों आपसे कि एक उदाहरण लिखा राम प्लस अवतार, तो राम इसका पहला शब्द है, अवतार इसका दूसरा शब्द है। आप तो केवल इतना देखो कि इसका अंतिम वर्ण स्वर है, इसका प्रथम वर्ण स्वर है या नहीं है। दूसरा देखो, मैंने लिखा आपको रमा प्लस ईस, मैंने लिखा आपको सदा प्लस एव, और मैंने लिखा आपको अति प्लस अधिक, और मैंने लिखा आपको ने प्लस अन। ये 5 उदाहरण हैं, ये कोई साधारण उदाहरण नहीं है। देखो एडवर्टाइजमेंट, ये 5 उदाहरण कोई साधारण उदाहरण नहीं है, ये आपके स्वर संधि के 5 भेद हैं। और पांचों भेदों में जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा बच्चों कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर है, अर्थात स्वर के बाद क्या आ रहे हैं, स्वर। तो कौन सी संधि, स्वर संधि। कौन सी संधि, स्वर संधि। देखो राम प्लस अवतार दीर्घ संधि का उदाहरण है, क्या बन जाएगा, राम अवतार। आपको नहीं देखना कैसे बना कैसे नहीं बना, वो हम बाद में समझा देंगे। रमा प्लस ईस से क्या बना, रमेश। हमें तो केवल इतना देखना है कि रमा में आ था स्वर और ईस में ई है स्वर, स्वर के बाद स्वर होना चाहिए। सदा प्लस एव, तो इससे बन जाता है सदैव। अति प्लस अधिक, तो इससे बन जाता है अत्यधिक। ने प्लस अन, तो इससे बन जाता है नयन। हमें केवल इतना देखना है, ये स्वर संधि के 5 भेद थे, 5 के 5 भेदों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। बात क्लियर है बच्चों। ये जो आपकी विसर्ग संधि है बड़ी काम की है। इस विसर्ग संधि में आपकी 3 स्थितियां बनने वाली हैं। कितनी स्थिति बनेगी, 3। आपको व्यंजन के बाद स्वर मिल सकता है, व्यंजन के बाद स्वर मिल सकता है, आपको व्यंजन के बाद व्यंजन मिल सकता है, व्यंजन के बाद व्यंजन मिल सकता है, और आपको स्वर के बाद व्यंजन मिल सकता है। ध्यान देना, हमारी वर्णमाला को हमने 2 भागों में बांटा था, स्वर और व्यंजन। अब उसको बिठाने के 4 तरीके होते हैं, या तो पहले स्वर लिख दो बाद में व्यंजन लिख लो, या पहले व्यंजन लिख लो बाद में स्वर, या दोनों तरफ स्वर या दोनों तरफ व्यंजन। देखो पहले व्यंजन फिर स्वर, व्यंजन के बाद व्यंजन, स्वर के बाद व्यंजन। अब एक स्थिति और बचती है, वो हो सकती थी इसमें स्वर के बाद स्वर, लेकिन जैसे स्वर के बाद स्वर पे आओगे तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, स्वर संधि का। इसका मतलब व्यंजन में कितनी स्थिति, 3। पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो व्यंजन तो फिर दूसरे का स्वर, पहले का अंतिम व्यंजन तो दूसरे का भी व्यंजन, पहले का स्वर तो दूसरे का व्यंजन। देखो मैंने कहा जैसे जगत प्लस ईस, बच्चों इसका जो अंतिम वर्ण है वो आपका तय है,
ये पूरा है, हलंत है, सॉरी हलंत है, पूरा नहीं है। ये जगत अगर पूरा लिखा हुआ होता तो अंतिम वर्ण ए होता, ये हलंत लग रहा है, इसका मतलब अंतिम वर्ण तय है। तय क्या है? व्यंजन। पहले का अंतिम व्यंजन दूसरे का प्रथम स्वर है, तो शब्द बन गया जगदीश। कैसे बना इस पे ध्यान नहीं देना, ये हम बाद में बढ़ाएंगे। हम तो केवल ये देख रहे हैं कि पहले का अंतिम व्यंजन दूसरे का प्रथम स्वर। इसके बाद हम ये देखेंगे कि पहले का अंतिम व्यंजन और दूसरे का प्रथम भी व्यंजन। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे, और मैंने लिखा आपको जगत प्लस, अब वही तय हलंत है, नाथ। इसका मतलब दोनों तरफ क्या है? व्यंजन, नए भी व्यंजन, तय भी व्यंजन। तो शब्द क्या बन गया आपका? तो शब्द बन गया बच्चों आपका जगन्नाथ। जगन्नाथ। आपने कहा वाह साहब, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है। मैंने कहा बच्चों मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको अच्छी अच्छी। स्वर के बाद क्या आ सकता है? व्यंजन। तो जैसे वी प्लस सम, सर इसका अंतिम वर्ण ई है, वह मत कर देना, ई है क्योंकि वह प्लस ई से बना है। इसका प्रथम वर्ण स है, सर ई स्वर होता है, स व्यंजन होता है। और शब्द क्या बन गया आपका? विषम। कौन सा शब्द बन गया? विषम। ये तीन स्थितियां किस में आ गई आपकी? व्यंजन संधि में। अब आपके पास एक संधि बचती है जिसका नाम है विसर्ग। कौन सी है? विसर्ग। विसर्ग संधि आपसे यह कहती है बच्चों कि इसकी एक शर्त होती है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण सदैव क्या आना चाहिए? विसर्ग ही आना चाहिए। इसकी शर्त है भाई साहब कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आना चाहिए? वो विसर्ग ही आना चाहिए। विसर्ग ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए वो भाई? विसर्ग ही आना चाहिए। अब वर्णमाला हमारे दो भागों में विभक्त है, या तो विसर्ग के बाद स्वर आएगा, या तो विसर्ग के बाद स्वर आएगा, और या इस विसर्ग के बाद आपका व्यंजन आएगा। या तो विसर्ग के बाद स्वर आएगा, और या इस विसर्ग के बाद क्या आएगा? व्यंजन आएगा। विसर्ग के बाद या तो क्या आएगा? स्वर, और या इस विसर्ग के बाद क्या आएगा? व्यंजन आएगा। तो देखो किस प्रकार से आएंगे, मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से समझा रहा हूं। बच्चों आपको वो ऐसे दे सकता है कि जैसे उसने दे दिया दूहे प्लस आचार। देखो ध्यान दो, सर ये जो विसर्ग है ये वर्ण है, अयोगवाह में आता है, अंतिम वर्ण विसर्ग हो गया। सर आचार में आया जो स्वर है, यानी कि विसर्ग के बाद स्वर आ गया, शब्द क्या बन गया? दुराचार। कैसे बना इस पे ज्यादा फोकस मत करना, ये अपन बाद में समझा देंगे। सर विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आ जाए तो उदाहरण इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे हरि है प्लस चंद्र। हरि है प्लस चंद्र, और इससे शब्द बन जाएगा बच्चों हरीश चंद्र। अब आपने ध्यान दिया कि सर हमारे पास संधि के तीन पार्ट हैं, तीन भेद हैं, जिसमें पहला हमारे पास क्या है? स्वर, दूसरा हमारे पास क्या है? व्यंजन, और तीसरा हमारे पास क्या है? विसर्ग। सर स्वर जो होता है इसमें एक स्थिति होती है कि स्वर के बाद आपको स्वर मिलेगा, बिल्कुल। सर व्यंजन में तीन स्थितियां होती है कि स्वर, व्यंजन के बाद आपको स्वर आ सकता है, व्यंजन के बाद व्यंजन, या स्वर के बाद व्यंजन। सर विसर्ग में हमारे पास दो स्थिति होती है कि विसर्ग के बाद या तो आपको स्वर मिलेगा, और या इस विसर्ग के बाद आपको व्यंजन मिलेगा। एक बार यहां तक उतारिए, ये इसका एक रूपरेखा है जो कि कंप्लीट होता है। अब हम एक एक का अध्ययन करने वाले हैं। हाँ जी, उतार लिया क्या बच्चों? तो देखो, उतार लिया तो इसके बाद आप ध्यान देना। अब हम बात करेंगे किस पर? स्वर संधि के इसके ऊपर बात करने वाले हैं, स्वर संधि के बारे में। देखिए, स्वर संधि की अगर हम बात करते हैं, तो अब मैंने आपको समझा दिया
भाई स्वर संधि में स्वर जो शब्द है ये तो कैसे बना आपका सु प्लस अर से। स्वर संधि में स्वर जो शब्द है ये तो कैसे बना आपका सु प्लस अर से। कैसे बना बच्चों? ये आपका सु प्लस अर से बनता है। आपको परिभाषा में क्या लिखना है? स्वर के बाद स्वर, यानी कि स्वर के बाद स्वर वर्ण आने पर स्वर के स्थान पर जो भी परिवर्तन ध्वनि विकार या आदेश उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? स्वर संधि। ध्यान दो, क्या लिखना है? स्वर के बाद स्वर के बाद स्वर वर्ण आने पर स्वर वर्ण आने पर स्वर के स्थान पर स्वर के स्थान पर जो भी परिवर्तन कौमा ध्वनि विकार या आदेश उत्पन्न होता है, आदेश उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है, तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। आगे ध्यान देना बच्चों, हिंदी भाषा में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद हैं। हिंदी भाषा में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। देखो 5 कौन कौन से हैं? पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा होता है जन स्वर संधि, जन स्वर संधि। और पांचवा होता है अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। तो मैं कहूं आपसे कि स्वर संधि के कितने भेद, तो आपको जवाब देना है कि सर स्वर संधि के 5 भेद। पहला कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। और चौथा यण स्वर संधि। और पांचवा कौन सा होता है? तो अयादी स्वर संधि होता है। कौन सा है? अयादी स्वर संधि। अब हम कल से अध्ययन करेंगे पहले दीर्घ का, दीर्घ के बाद गुण का, गुण के बाद वृद्धि का, वृद्धि के बाद यण का, यण के बाद अयादी। तो क्या पढ़ा हमने? एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। हमने पढ़ा बच्चों सबसे पहले संधि। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले संधि। संधि के बारे में हमने पढ़ा कि संधि जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो संधि शब्द में सम उपसर्ग होता है, धा धातु है और ई क्या है? प्रत्यय। संधि में सम उपसर्ग है, धा धातु है और ई क्या है? प्रत्यय। इसके बाद हमने पढ़ा बच्चों कि संधि शब्द में ये जो संधि प्रक्रिया से निर्मित है शब्द, इसमें भी कौन सी संधि होती है? तो व्यंजन। इसके बाद हमने पढ़ा कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मिलना या जुड़ना। संधि का विलोम क्या है? तो विग्रह होता है। संधि में कितने वर्ण मिलते हैं? तो बच्चों संधि में 2 वर्ण मिलते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे थे संधि में शब्द कितने होते हैं? तो 2 शब्द होते हैं, जिसमें एक पहला शब्द और एक दूसरा शब्द। बच्चों पहले शब्द का कौन सा वर्ण काम में लेते हैं? अंतिम। दूसरे शब्द का कौन सा वर्ण काम में लेंगे? प्रथम। दोनों जो शब्द हैं ये कैसे होने चाहिए आपके? तो सार्थक होने चाहिए। दोनों शब्दों का
एक समान अर्थ निकलना चाहिए। इस प्रक्रिया को बोलते हैं कि संधि युक्त शब्द और विखंडित शब्द दोनों का एक समान अर्थ आना चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा बच्चों संधि और संयोग में अंतर। अगर दो वर्णों के मिलने से परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब संधि, और परिवर्तन नहीं हो रहा इसका मतलब संयोग होता है। फिर हमने अध्ययन किया कि सर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। फिर हमने पढ़ा बच्चों ये चार्ट कि स्वर संधि की एक ही स्थिति होती है कि स्वर के बाद क्या आता है, स्वर। व्यंजन संधि की 3 स्थिति है कि व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद व्यंजन और स्वर के बाद व्यंजन। विसर्ग की 2 स्थिति होती है कि विसर्ग के बाद स्वर या विसर्ग के बाद व्यंजन। इसके बाद हमने देखा कि स्वर संधि में जो परिवर्तन है वो किसके स्थान पर होता है, स्वर के स्थान पर। और बच्चों स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं, जिसमें दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, जड़ स्वर संधि है और अयादी स्वर संधि होती है। ये आज की कक्षा में हमने पढ़ा था। आशा और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद का जो अध्ययन है वो हम अगली कक्षा में करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि और इसके उदाहरण। कल क्या पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर संधि और इसके उदाहरण। क्लास को देखना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आधारभूत टॉपिक है, क्योंकि बच्चों संधि समझ में आ गया तो आपको समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि ये सारा कुछ किस पर निर्भर रहता है, तो ये सारा कुछ संधि पर निर्भर रहता है। इसलिए इसको आगे देखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।